हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हमने पढ़ा था आवर्त गति, सरल आवर्त गति, और अब पढ़ेंगे हम अवमंदित बल। तो देखिए, सरल आवर्त गति पे जब अवमंदित बल लगता है तो क्या हो जाता है? अवमंदित आवर्त गति। तो अब देखिए, अवमंदित यानी रुकना, मंदित यानी धीरा होना। तो धीरे जो फोर्स जो अपनी किसी दोलन गति को जो धीरे कर दे, रुकावट पैदा कर दे, रोक दे, तो उसे कहते हैं अवमंदित बल। उस बल को क्या कहते हैं? अवमंदित बल। देखिए, ये जो बल होता है ये असंरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल नहीं होते। हमने इससे पहले पढ़े थे सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, वो संरक्षी बल होते थे, लेकिन ये असंरक्षी बल होते हैं। और ये लगते किस प्रकार है कि यदि वेग इस साइड है तो ये लगेंगे इस साइड। और किस नियम से लगते हैं? ये लगते हैं F समानुपाती V से, इससे लगते हैं। वो स्प्रिंग फोर्स लगता था, हमने देखा था, वो लग रहा था -kx प्रत्यानयन बल आवर्त गति में। आवर्त गति में क्या लग रहा था? F बराबर -kx। और अवमंदित बल क्या लगेगा? F समानुपाती -v। ये तो था F समानुपाती -x और ये होगा F समानुपाती -v। तो ये तो थी अवमंदित बल। तो पहले अवमंदित बल के बारे में लिख लेते हैं, फिर इसकी इक्वेशन निकालेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखिए वह बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, वस्तु की गति का विरोध करता है, अवमंदित बल कहलाता है। अवमंदित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अवमंदित बल कहलाता है। इसमें हम लिख सकते हैं ये असंरक्षी बल होते हैं, ये असंरक्षी बल होते हैं। ये क्या है? असंरक्षी बल है। इसी के साथ लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं? ऊर्जा में हानि करते हैं। देखिए, ये कोई पॉइंट है, इससे कोई ये द्रव्यमान लटका है, इसकी गति होती है। हम सामान्यतः ये करते हैं, हम किसी पिंड को लेके इस प्रकार एक बार घुमा के रोक के रखें तो क्या होगा? वो धीरे धीरे क्या होगा? रुक जाएगा। अर्थात समय के साथ इसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी, और लास्ट में क्या होगा? ये रुक जाएगा। हम लिख सकते हैं असंरक्षी बल होते हैं तथा समय के साथ इनके वेग में कमी आती है। हमें साथ इनके वेग में, देखिए वेग में कमी आया, ऊर्जा में एक ही बात है, 1/2 mv²। v कम तो E कम। तो इस समय के साथ इनके वेग में कमी आती है तथा अंत में आके रुक जाते हैं। देखिए, वेग कम होगा, लगातार वेग कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है, तो बाद में क्या होगा? लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रुक जाएंगे। तो अंत में ये रुक जाते हैं। अंत में क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तो ये तो था इसकी परिभाषा। और अब लिखेंगे हम इसका नियम कि अवमंदित बल सामान्यतः वेग के समानुपाती होते हैं, परंतु क्या कि जो इनकी दिशा है वो वेग की दिशा के विपरीत होती है। परंतु इनकी दिशा, देखिए बल है तो दिशा होगी, परंतु इनकी दिशा वेग की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है? वेग की विपरीत दिशा में होती है। क्या होता है? वेग की विपरीत दिशा में होती है। अर्थात देखिए, F बल कौन सा? डंपिंग फोर्स। D समानुपाती क्या होता है? -P। यही होगा। हमने कहा
वेग के समानुपाती और दिशा विपरीत यानी माइनस हो गया। अब देखिए जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे यानी समानुपाती निशान को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लिखते हैं लैम्डा। तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा वी, यही होगा। लिख सकते हैं जहां पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है जिसका मात्रक क्या है, किलोग्राम पर सेकंड है, क्या होता है, सेकंड होता है। ये एक मात्रक है लैम्डा जो कि इस प्रोपोर्शनल को हटाने पर आता है और इसका मात्रक किलोग्राम पर सेकंड होता है। जहां तक तो हो गया। अब निकालेंगे हम वेग की समीकरण कि वेग किस प्रकार डिपेंड करता है टाइम पे, कि टाइम अभी हमने कहा कि ये समय के साथ क्या होते हैं, वेग घटता जाता है। तो हम ये देखेंगे कितने समय पर कितना वेग घटता है, कितनी ऊर्जा घटती है, तो हम ये जानना चाहते हैं। तो देखिए हमने अभी क्या लिखा है, ये टॉपिक है और ये है यूनिट का नाम। तो हमने लिखा है अभी एफ समानुपाती माइनस वी और एफ समानुपाती माइनस लैम्डा वी, ये लिखा है। अब देखिए हमेशा समीकरण आप निकालेंगे जब भी फोर्स के साथ, तो हमेशा क्या रखते हैं, न्यूटन के सेकंड नियम से फोर्स की वैल्यू। और फोर्स क्या होता है न्यूटन के सेकंड नियम से, न्यूटन के सेकंड नियम से क्या होता है, F बराबर m d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी m की जगह m, a की जगह d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। हम देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा वी। देखिए ये इक्वेशन आप कंफर्म याद कर लीजिए क्योंकि ये तो था अवमंदित बल। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवमंदित आवर्त गति। क्या आवर्त गति हमने पढ़ ली, अवमंदित बल में पढ़ा रहा हूं। इसके बाद कंबाइन पढ़ेंगे अवमंदित आवर्त गति, उसमें ये भी काम आएगा और वो भी काम आएगा, दोनों इक्वेशन काम आएंगे। तो इसके आगे लिखिए, इसका क्या होगा, हम लिखते हैं इस साइड, देखिए इसको और भी प्रकार से लिख सकते हैं। उसका रीजन है ये v, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं m dv बाई dt, ये क्या होता है, त्वरण होता है और बराबर m, ये लिख सकते हैं। तो हम यदि इसको ये लिखें तो ये ज्यादा सरल रहेगा, हम लिख सकते हैं वो dv बाई dt। तो देखिए dv बाई dt क्या आ जाएगा, dv बाई dt, ये क्या होगा, ये होगा इस साइड लैम्डा लेते हैं, लैम्डा v को लाते हैं और ये m इसके बटे में होगा और गुणा में होगा v, ये जो m है इसको इस साइड भेज रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन m और v। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, सोल्व। उससे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो लैम्डा अपॉन m है वो 1 अपॉन टो है, यानी टो बराबर क्या होगा, m अपॉन लैम्डा। और जो m अपॉन लैम्डा होता है वो क्या होगा, देखिए एक मिनट, m क्या है, किलोग्राम, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है किलोग्राम पर सेकंड, सेकंड बटे में तो ऊपर चल जाए, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, क्या बचा, सेकंड, सेकंड क्या है, समय। तो यानी m अपॉन टो क्या हुआ, समय हुआ, समय यानी काल, यानी विश्रांति काल। तो ये क्या है, ये है विश्रांति काल, ये है विश्रांति काल, ये क्या है, कांस्टेंट विश्रांति काल। देखिए इसके लिए हम आगे निकालेंगे, इनकी व्यंजक निकलेगा विश्रांति काल का, और इस पे क्वेश्चन आते हैं विश्रांति काल कितना होगा। तो ये विश्रांति काल, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, टो बराबर m अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा क्या है, लैम्डा है अवमंदन गुणांक, मैंने भी बताया था लैम्डा क्या है, अवमंदन गुणांक। यहां से फिर लिख लीजिए, नहीं लिखा हो तो, अवमंदन गुणांक। तो अब देखिए अब ये समीकरण क्या हो गई, समीकरण हो गई dv बाई dt
-1/τ और v। देखिए हमें करना है इसका समाकलन और निकाल लिए v की वैल्यू। तो देखिए एक साइड हम v की टर्म रखेंगे और दूसरी साइड हम dt की टर्म रखेंगे। तो ये हो जाएगा dv/v बराबर -1/τ dt। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं समाकलन। तो समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन करने पर समाकलन dv/v बराबर समाकलन -1/τ dt। अब देखिए ये हो गया समाकलन। अब हमें क्या चाहिए, लिमिट। तो देखिए लिमिट क्या होंगी, जब t का मान 0 हो तो वेग कितना था v, क्योंकि इस साइड ज्यादा चल रहा था, ज्यादा वेग से चल रहा था, तो क्या है वेग v। और जब समय t पहुंच गया यानी कुछ समय पश्चात क्या होगा, वेग कम होगा और वो वेग क्या होगा v, यानी t पे v है और 0 पे v नॉट है। इसको यही सोल्व कर लेते हैं आगे। अब आगे देखिए dv/v का समाकलन क्या होगा, log v। इसका समाकलन होगा log v, v नॉट बाई v नॉट से v। और देखिए 1/τ -1/τ तो क्या है कांस्टेंट, और dt का समाकलन क्या होगा t, कहां से 0 से t। देखिए लिमिट लगाएंगे, ये हो जाएगा log v माइनस log v नॉट बराबर -t/τ। t माइनस 0 का मतलब नहीं, तो t/τ हो जाएगा। यहां से देखिए ये हो जाएगा log v बटे v नॉट। ये log की प्रॉपर्टी है कि log a माइनस log b होता है और log a/b लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -t/τ। इस साइड से log हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, e लग जाएगा। तो ये हो जाएगा v/v नॉट बराबर e की पावर -t/τ। यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बराबर आ जाएगा v नॉट e की पावर -t/τ। देखिए ये वेग घटेगा, क्यों, क्योंकि e की पावर -t आया है, जब t का समय बढ़ेगा तो ये भी घटेगा। यहां पे और लिख रहा हूं आपको और समझ में आएगा भी घटेगा किस प्रकार। देखिए ये हो जाएगा v बराबर v नॉट अपॉन e की पावर t/τ। देखिए जब t बढ़ेगा तो ये e की पावर में बढ़ेगा, यानी e की पावर 1 2 3 इस प्रकार होगा। तो जब e की पावर बढ़ेगा तो e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 3.17, ऐसा कुछ होती है। नहीं ये तो 1/e की वैल्यू है। देखिए e की वैल्यू होती है एक से ज्यादा, तो जब इसका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो ये क्या होगी, वैल्यू बढ़ी। और जब ये वैल्यू बढ़ी होगी तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, कम। तो यानी v का मान क्या आएगा, कम। तो इसका मतलब क्या है कि वेग समय के साथ घटता है। वेग क्या होता है, समय के साथ घटता है। अब घटता है, इसका व्यंजक तो हमारे पास आ गया। हम लिख सकते हैं यह अवमंदित दोलक के लिए वेग में वेग की समीकरण है। अवमंदित दोलक के लिए अवमंदित बल के अंतर्गत वेग की समीकरण है। ये क्या है, वेग की समीकरण है। तो अब देखिए यदि हम ये देखें कि किस प्रकार बदलता है, तो ये एक्सपोनेंशियली बदल रहा है क्योंकि एक ही फॉर्म में। तो देखिए यदि ये वेग v है और ये समय t है, तो देखिए ये इस प्रकार बदलेगा। शुरू में यहाँ v 0 था और उसके बाद ये लगातार डिक्रीज होता जाएगा। ये क्या है, v नॉट। और देखिए एक अलग स्थिति आएगी, इसको मैं भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं, ये होगा v नॉट बाई ई और ये हो जाएगा t बराबर टू। ये 0 है, ये t है, ये v है, ये v नॉट है, ये v नॉट बाई ई है। ये किस प्रकार बदलेगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं इसका विश्रांति काल। तो क्या निकालेंगे हम, विश्रांति काल। इसी में टॉपिक डालिए विश्रांति काल। देखिए विश्रांति काल क्या होता है कि जो समीकरण आई है वेग की, मैं यहां लिख रहा हूं वेग की समीकरण,
कि v बराबर v नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन 2। ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, यह आई थी उसको यह लिख रहा हूं मैं। तो लिखिए समीकरण 2 में t बराबर टो रखने पर, जब t बराबर टो रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v बराबर v नॉट e की पावर माइनस t बराबर टो, तो यानी टो ये भी टो, यानी v नॉट e की पावर -1, यानी v बराबर v नॉट e, और 1 अपॉन e की वैल्यू होती है 0.37 v नॉट, इसे हम लिख सकते हैं v नॉट 37%। तो विश्रांति काल क्या हुआ कि वह समय, तो क्या है विश्रांति काल, हमने पढ़ा था तो क्या है विश्रांति काल, और जिसे हम लिख रहे थे क्या m बाई लैम्डा, यही था। तो वह समय, तो क्या है वह समय जब वेग प्रारंभिक वेग v नॉट का 37% रह जाता है, तो वह समय जिस पर वेग प्रारंभिक वेग का 37% रह जाता है विश्रांति काल कहलाता है। अब देखिए जब t बराबर टो रखेंगे, t बराबर टो रखा हमने, तो वेग की वैल्यू क्या आएगी v नॉट बाई ई। ये मैंने ये वो पॉइंट है जहां पर t बराबर टो पे v नॉट बाई ई। वैसे तो ये और भी सही बनाए तो ये यहां पे नहीं आएगा, ये बिल्कुल और भी नीचे आएगा, यहाँ पे t बराबर टो पे आएगा v नॉट बाई ई, इस प्रकार आएगा। तो ये क्या था, ये था विश्रांति काल। इसी के साथ यदि हम ऊर्जा निकालना चाहें, इसके आगे लिख लीजिए, परिभाषा लिख दीजिए कि वह समय जिस पर वेग प्रारंभिक वेग का 0.37 गुना या 37% रह जाता है, विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति काल क्या है, समय तो है, हमें बताना कौन सा समय है, वो ये समय है। इसके बाद यदि हम देखें कि इसकी ऊर्जा किस प्रकार बदलती है, ये टाइम विश्रांति काल था, इससे पहले वेग पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा। तो हम लिखेंगे ऊर्जा। देखिए कण की प्रारंभिक ऊर्जा क्या होगी, प्रारंभिक ऊर्जा E के करंट एनर्जी की बात करेंगे तो E की नोट क्या हो जाएगी 1/2 mv नोट स्क्वायर। प्रारंभिक वेग क्या, प्रारंभिक ऊर्जा। अंतिम ऊर्जा तो नहीं लिख सकते, अंतिम ऊर्जा तो 0 हो जाएगी। टी समय पर ऊर्जा E के किसी टाइम t पे क्या होगी 1/2, टी समय पे वेग क्या था 1/2 v था, तो 1/2 mv स्क्वायर। अब देखिए हमें इनमें रिलेशन निकालना है कि प्रारंभिक ऊर्जा का ये कितना परसेंट रहेगी, कब रहेगी, कितने समय पे किस प्रकार डिपेंड करेगी। तो देखिए ये समीकरण 2 है, हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का स्क्वायर करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर। तो इसका देखिए वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, इसका होगा तो ये हो जाएगा e की पावर -2t अपॉन टो। अब यदि इस समीकरण को हम दोनों साइड m/2 से गुणा कर दे, समीकरण को m/2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा e की पावर -2t अपॉन 2। तो देखिए अब क्या होगा, यहां से ये तो जाएगा e के, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e के नॉट, और ये हो जाएगा e की पावर -2t अपॉन 2। तो ये क्या है, ये है ऊर्जा में रिलेशन कि ऊर्जा t पे किस प्रकार डिपेंड करेगी, ये रहा ऊर्जा पे डिपेंडेंस ऑन t। तो ये तो था अवमंदित बल क्या है, उसका वेग किस प्रकार टाइम पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा यदि ये v बराबर, जो ये समीकरण आई थी कि v बराबर v नॉट e की पावर -t अपॉन 2,
यदि इसमें ये नहीं आता तो समय के साथ वेग बदलता नहीं बदलता, अभी भी है टी समय पश्चात भी वी रहता, वही नॉट ही रहता। तो समय के साथ यदि वेग बदल रहा है वो अवमंदित बल है, क्योंकि वो लगातार घट रहा है, साथ में घट रहा है तो इसका मतलब है अवमंदित कर रहा है, धीरे कर रहा है, रोक रहा है उसे, तो ये अवमंदित बल था। उसमें पढ़ा हमने वेग, विश्रांति काल और ऊर्जा। तो अब मिलते हैं कल अवमंदित दोलक के साथ। अवमंदित दोलन गति पढ़ेंगे, तो दोलन गति पढ़ ली, अवमंदित पढ़ ली, अब अवमंदित दोलन गति पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। ओके।